सन 1839 ये वो दौर था जब ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ पूरे हिंदुस्तान पर फैल चुकी थी। यही वो समय था जब इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड और जोड़ा जा रहा था और वो था ठग। इसका कारण था कुछ ही दिन पहले फिलिप मेडोज टेलर द्वारा लिखी एक बुक जिसका नाम था द कन्फेशन ऑफ ए ठग। इस बुक ने पूरे ब्रिटेन में सनसनी मचा के रख दी थी। जो भी इस बुक को पढ़ता वो ऐसे सुन पड़ जाता जैसे काटो तो खून नहीं। जिसको पढ़ने के लिए पूरा ब्रिटेन एक्साइटेड था और इन एक्साइटेड लोगों की लिस्ट में एक नाम और भी था, वो थी खुद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। इसमें कहानी थी एक ऐसे ठग की जिसने 734 मर्डर किए थे, वो भी अपने माँ बापों के कातिलों के साथ मिलकर। कैसे एक आदमी एक रूमाल और एक सिक्के को हथियार बना के 937 आदमियों को मौत के घाट उतारकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेता है। कैसे शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन में सबसे फेमस डिपार्टमेंट सीआईडी की। अंग्रेज ऑफिसर जिनको भारतीय हमेशा नफरत की नजर से देखते थे, वो भारतीयों के लिए कैसे एक हीरो बन जाता है। ऐसा क्या था इस कहानी में जिसने पूरे ब्रिटेन में तहलका मचा के रख दिया था, इन सब का खुलासा करेंगे, सो एंड तक बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं वीर एक्सप्लेनर। अक्सर ठग शब्द सुनते ही ब्लफ मास्टर एंड बंटी और बबली जैसी मूवी हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है, जिसमें अभिषेक बच्चन बहुत ही चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाता है। हेरा फेरी और परवरिश जैसी और भी बहुत सी मूवीज हैं जिसमें ठगी के धंधे को एक चालाक चोर की तरह बताया गया है। ज्यादातर लोगों का भी यही मानना है, लेकिन सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। हकीकत में असली ठगों के चरित्र और कल्चर ऐसे हुआ करते थे कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। दरअसल ठग शब्द संस्कृत के स्थग शब्द से बना है, जिसका वास्तविक मतलब ठग या धोखेबाज होता है। हमारे भारत में इतिहास लिखने वालों का चलन कभी नहीं रहा। यही एक कारण भी रहा है कि हमारे इतिहास के साथ में अक्सर खिलवाड़ किया गया। ठगों के इतिहास के बारे में भी यही हुआ, इसलिए इनकी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में सही से जानकारी नहीं मिलती। इसलिए आज तक पता नहीं लग पाया कि किसी समय में पेशा रहा ठग शब्द कब एक जाति के अंदर बदल गया। लेकिन विदेशी इतिहासकारों के मुताबिक मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत से मारकाट करके गए तो उनके कबीलों की कुछ जनजाति यहीं रहकर छुप छुपाकर लूटपाट करती रही। इसीलिए 7वीं शताब्दी में इनका मौजूद होना बताते हैं। भारत के ज्यादातर ठगों का कनेक्शन अफगानिस्तान से ही रहा। दुनिया भर की किताबों में सबसे पहली जानकारी ग्रीस के इतिहासकार हेरोडोटस की बुक में मिलता है, जिसमें लिखा है कि जेरक्सस की सेना में 8000 घोड़े एक ठग द्वारा दिए गए थे। इस हिसाब से इनका मूल स्थान फारस भी माना जाता है। भारत की बुक में इनकी पहली जानकारी फिरोज शाह के लेखक जियाउद्दीन बर्नी की किताब में मिलता है। उसके अनुसार 1290 में दिल्ली में 1000 ठग पकड़े गए थे, जिनको क्राइम प्रूफ नहीं होने के कारण छोड़ना पड़ा, जिन्होंने बंगाल जाकर 550 साल तक वहां पर आतंक का गढ़ बना के रखा। इसके अलावा अकबर के समय में भी इटावा से 500 ठगों को पकड़ने की जानकारी मिलती है। 1666 में भारत की यात्रा पर निकले फ्रांसीसी यात्री थावेनोट ने भी अपनी बुक में लिखा कि भारत आते समय मुझे शेर, चीता और डाकुओं से भी ज्यादा ठगों से सावधान रहने के लिए कहा गया, क्योंकि बाकी सबसे बचने का चांस तो है, पर ठगों के हत्थे चढ़ने के बाद कोई चांस नहीं रहता। ओवरऑल इन सबकी माने तो भारत में 550 साल तक इनका प्रभाव रहा, जब तक एक अंग्रेज ऑफिसर ने इनकी जड़ें ना उखाड़ दी। इनकी कहानी से पहले इनके कल्चर के बारे में जान लेते हैं। ये लोग हमेशा एक गैंग बनाकर रहते थे। इनकी एक अपनी अलग भाषा थी जिसका नाम था रामासी, जो कि ज्यादातर इशारों वाली भाषा थी, ताकि किसी के सामने अगर बात भी करें तो किसी को अंदाजा नहीं लग पाए कि आज वो इनके हाथों एक दर्दनाक मौत मरने वाले। वैसे तो ये पेशा बाप से बेटे और बेटे से पोते के अंदर विरासत के तौर पे मिल जाता था, लेकिन फिर भी अगर कोई नया आदमी इनमें शामिल होना चाहता तो ये दिल खोलकर स्वागत करते थे। इसीलिए इनमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल होते थे। शुरू में शामिल हुए आदमी को विकुरिया कहा जाता, जिसको लाश दफनाने का काम दिया जाता, जिसको लूगा कहते थे। जब वो लाश दफनाने का काम आधा घंटे से भी कम टाइम में करने लग जाता तो प्रमोशन करके उसको शिकार करने की ट्रेनिंग दी जाती। जब वो ये भी काम अच्छे से सीख जाता तो उसको समस्या कहा जाता। अब इन समस्याओं में से जो जितने ज्यादा मर्डर करता उसको उतनी समाज में इज्जत मिलती, और जो सबसे ज्यादा मर्डर करता वही इनका सरदार बनता, जिसको जमादार भी कहते हैं। मर्डर करना इन लोगों के लिए पेट से नींबू तोड़ लेने जितना छोटा काम था। इसीलिए हर एक मेंबर ज्यादा से ज्यादा मर्डर करके हिसाब अपनी उंगलियों पर रखता, ताकि समाज में ज्यादा से ज्यादा इज्जत कमा सके। इनके ठगी के कुछ नियम भी थे, जैसे कि अगर शिकार के पास में कुछ लूटने लायक सामान नहीं है तो उस पर हमला नहीं करना, कोई भी लूटा हुआ सामान और सबूत पीछे नहीं छोड़ना, किसी भी हालत में शिकार को जिंदा नहीं छोड़ना, हमले के दौरान खून नहीं बहाना, और जहाँ तक जरूरी नहीं है तो औरतों और बच्चों को नहीं मारना। ज्यादातर बच्चों को ये अपने साथ ले जाके गोद
ले लेते ताकि गैंग को और बड़ा बना सके। ये एक देवी की मूर्ति की पूजा करते थे। अपने पेशे को ये लोग इसी देवी की इच्छा और आज्ञा मानकर करते थे। इनके पास हथियार के तौर पर कच्ची होती थी, जिसको आम भाषा में कुदाली भी बोलते हैं। ये कच्ची सिर्फ लाशों के लिए कब्र खोदने के काम आती थी। शिकार पर जाने से एक दिन पहले ये लोग देवी की और इस कच्ची की पूजा करते थे और कच्ची को हवा में उछाल देते। अगले दिन देखते कि जिस दिशा में कच्ची का मुंह मिलता उसी दिशा में शिकार के लिए निकल पड़ते, जिसको ये लोग जिताई पर जाना कहते थे। उस समय भारत जैसा विशाल महाद्वीप, जो कि शुरू से ही अनेक राजाओं के कारण छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, अक्सर बॉर्डर लाइन ही आपस में लड़ाई का कारण हुआ करती थी। उस समय लोग व्यापार के लिए इन्हीं रियासतों में से होकर ट्रेवल करते थे। उस दौर में किसी प्रकार की सड़क और साधन तो दूर की कोड़ी होते थे, इसीलिए यात्रा चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, पैदल और सिर्फ पैदल करनी पड़ती थी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद के यूज के लिए बनाई हुई गिनती की सड़कें होती थी, जिस पर लोगों को पैदल चलने का भी टैक्स देना पड़ता था। अक्सर लोग टैक्स से बचने के लिए भी सुनसान रास्ते को ही प्रायोरिटी देते थे, जहाँ सिर्फ पैदल यात्रियों के चलने के कारण बनी हुई पगडंडियां होती थी। बहुत कम आबादी वाले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, जिनका भी कई कई किलोमीटर तक कोई नामो निशान नहीं होता था। बीच में कोई इक्की दुक्की धर्मशाला मिल जाया करती थी। सभी लोग एक दूसरे की सुरक्षा के लिहाज से ग्रुप बनाकर चलते थे, इसलिए ज्यादातर यात्री आपस में अनजान होते थे। ज्यादातर इलाकों में जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान थे, जो ठगों को अपना काम करने का अच्छा मौका देती थी। जब यात्री किसी गांव या शहर से होकर निकलते तो वहीं पर हफ्ते 10 दिन रुक के रेस्ट और व्यापार दोनों करते। ज्यादातर ठग शिकार की तलाश में ऐसी किसी गांव, शहर या धर्मशाला को चुनते। अब जैसे कि आपको पहले भी बताया, ठगों में सभी जाति के लोग होते थे, सो शिकार चुनते टाइम इनके कोई भी जाति और धर्म आड़े नहीं आता था। ये लोग बहुत अच्छे एक्टर होते थे, इसलिए कोई अमीर व्यापारी बन जाता, तो कोई गरीब ब्राह्मण, तो कोई मौलवी बनकर यात्रियों को अपने भरोसे में ले लेता। जब यात्रियों को इन पर भरोसा हो जाता तो ये उनके साथ सफर में शामिल हो जाते। ये लोग उनका खाना बनवाने में भी मदद करते ताकि उनकी रसोई और खाने तक पहुंच बना सके। जब यात्री रवाना होते तो कोई सुनसान इलाका देखकर गैंग 3 ग्रुप में बढ़ जाता। एक ग्रुप यात्रियों से कुछ आगे निकल जाता और आगे जाकर सुनसान जगह पर कब्र खोदना चालू कर देता। थोड़ी देर बाद दूसरा ग्रुप कुछ पीछे रह जाता ताकि पता रख सके कि पीछे से कोई खतरा तो नहीं है। तीसरा ग्रुप यात्रियों के साथ चलता और एक तयशुदा जगह पर पहुंचकर यात्रियों को वहीं रात गुजारने के लिए कन्वेंस कर लेता। इनमें से कुछ ठग यात्रियों को एंटरटेन करने लग जाते, कुछ रसोई तक पहुंचकर इनके खाने और शराब में नशीली दवा मिला देते। तब तक आगे पीछे के दोनों ग्रुप भी यहाँ आ चुके होते। तभी इनका सरदार हुक्का पी लो या पान खा लो का इशारा करता, जिसका मतलब होता था हमला करो। ये सुनकर सभी ठग यात्रियों को दबोच लेते। नशीली दवा से मदहोश यात्री इनके हत्थे चढ़ जाते। शिकार को मारने के लिए हथियार के नाम पर इनके पास मात्र 30 इंच का एक रुमाल हुआ करता था, जिसके दोनों सिरों पर एक गांठ बंधी होती थी ताकि रुमाल पर मजबूत पकड़ बनी रहे, और रुमाल के बीच में एक सिक्का बंधा होता। गला घोटते टाइम ये सिक्का गले की हड्डी पर जोर डालता, जिससे गले की हड्डी टूट जाती। इसी तरह से एक एक करके सभी यात्रियों को मौत के घाट उतार देते। मारने के बाद सभी यात्रियों के घुटने की हड्डियां तोड़ दी जाती ताकि सभी को एक ही कब्र के अंदर फिट कर सके। ये लोग इतने निर्दयी होते कि सबको दफनाने के बाद वहां पर नाचते गाते और वही कब्र पर बैठकर फिर से गुड़ खाते, जिसको बलि का गुड़ कहते थे। और जो भी नया आदमी ग्रुप में शामिल होता उसे भी गुड़ खिलाया जाता, जो एक तरह का सर्टिफिकेट होता था कि अब ये आदमी ग्रुप में शामिल हो चुका, अब ये कहीं नहीं जाएगा। ये लोग कई दिनों तक उस कब्र पर रहते, खाते पीते सोते बिना किसी परेशानी के, जिसका कारण था कि यात्रियों की लाश फूलकर जमीन को ऊंचा ना कर दे। तसल्ली होने के बाद ये लोग उस कब्र की जगह झाड़ियां बिछा देते ताकि कोई जानवर इनकी लाश खोदकर नहीं निकाल सके। ये इतनी प्लानिंग से काम करते कि किसी भी हालत में सबूत छूटने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब आते हैं मूल कहानी पर। ठग इतने सक्रिय थे कि अवध से लेके दक्कन तक, यानी कि आज के यूपी से लेकर कर्नाटक तक इनका जाल फैला हुआ था। सन 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को हराकर बिहार और उड़ीसा पर भी कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार उस समय तक भी ठगों को बहुत हल्के में लेके चल रही थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब वो ठगों के गढ़ के अंदर आ चुके हैं। उस समय एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा था जिस दिन कोई अपने परिजन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने नहीं आता हो। नतीजा ये रहा कि और मामलों की जगह गुमशुदगी की फाइलों का ढेर लगने लगा। सन 1790 के आते आते 2 ठग आतंक के चरम पर थे, जिनमें से एक नाम था ठग आमिर अली, जिसको अंग्रेज अक्सर फिरंगी कह के बुलाते थे। ये एक पठान था। इसका जन्म एमपी के इंदौर की डायनेस्टी होलकर के किसी गांव में हुआ था। ये वही आमिर अली था जिस पर लिखी किताब के बारे में मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ। इस बुक को जबलपुर के राजेंद्र कांत राय ने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बताते आमिर अली जब 5 साल का था तो उसके माँ और बाप राजस्थान से व्यापार करके अपने गांव होलकर जा रहे थे। तो कुछ दिन की यात्रा के बाद वो एक छोटे से शहर में रुके। दूसरे दिन उसके पिता शहर में व्यापार करने के लिए चले गए। जब आमिर अली बच्चों के साथ खेल रहा था तब उससे इस्माइल आकर मिलता है, जो कि ठगों के गैंग का एक सरदार
सरदार था। वो एक नागपुर के छोटे से गांव में रहता था। इस्माइल ने कुछ खाने का लालच देकर अमीर से दोस्ती कर ली और उसके पिता सहित उन पैदल यात्रियों का दिल जीतकर यात्रा में शामिल हो गया। प्लान के अनुसार कुछ दिन यात्रा के बाद इस्माइल और उसकी गैंग ने मौका देखकर आमिर अली के माँ बाप सहित उन सभी यात्रियों को मौत के घाट उतार दिया। आमिर अली को उठा के दूर फेंक दिया जाता है। दूर पड़ा आमिर आधी बेहोशी में अपने माँ बाप का कत्ल होते हुए देखता है। आखिर में इस्माइल आमिर को अपने साथ ले जाकर उसको पाल पोस के बड़ा करता है। आमिर अली ने मात्र 18 साल की उम्र में ठगी के सारे दाव पे सीखकर सैकड़ों हत्याएं की, जिस वजह से वो ठगों का विश्वास जीतकर सरदार बन गया। गैंग को अभी तक यही लग रहा था कि ये अपने बचपन की बातें भूल चुका है, जबकि असलियत ये थी कि आमिर अली ने अपने बदले की भावना किसी को जाहिर नहीं होने दी। दरअसल आमिर अपने माँ बाप के कत्ल की बात को अपने मन में भी नहीं दोहराता ताकि कहीं नींद में भी ना बड़बड़ा दे। इधर लिस्ट में दूसरा नाम था बहराम खान का, जो कि मौत का दूसरा नाम था, जिस पर बॉलीवुड मूवी ठग ऑफ हिंदुस्तान बन चुकी है। लेकिन फिल्म में असलियत का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। दरअसल इसका जन्म सन 1765 में एमपी के जबलपुर में हुआ था। ये 10 साल की उम्र में ठगों के गैंग में शामिल हो गया। सन 1790 आते आते बहराम खान ठगी का सारा काम सीख कर अपना खुद का एक गैंग बना लेता है। अवध यानी यूपी से एमपी तक इसका जबरदस्त आतंक रहा। इसकी बेरहमी के कारण इसका दूसरा नाम बेरहम खान भी था। ये इतना निर्दयी था कि इसके सामने आमिर अली का आतंक भी फीका पड़ता था। सन 1800 आते आते इसके गैंग में 200 लोग शामिल हो चुके थे। उसी टाइम बहराम खान के गैंग के अंदर एक लड़की शामिल होती है जिसका नाम था डोली, जो अपनी खूबसूरती के कारण मुसाफिरों को आसानी से अपने जाल में फंसा लेती थी और रास्ते में मुसाफिरों को जहरीला हुक्का और शराब पिलाकर ठगों का काम आसान कर देती। कुछ समय बाद किसी बात को लेकर बहराम और डोली में झगड़ा हो जाता है और वो दूसरे गैंग यानी आमिर अली से जा मिलती है। आमिर अली खुद गोरा चिट्टा था जो एकदम अंग्रेज लगता था। डोली से मिलते ही आमिर अली का गैंग और पावरफुल बन गया। दोनों अंग्रेजों जैसा दिखने के कारण ब्रिटिश सेना के लोगों को आसानी से फंसा लेते थे। यहाँ तक ब्रिटिश सेना के पूरे काफिले समेत गायब होने लगे। सन 1810 तक जनता की गुहार पर सिर्फ देशी राजा ही इनको ढूंढ के मार रहे थे। अंग्रेज सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। लेकिन अंग्रेज सेना को भी अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर यात्रा करनी पड़ती थी। ठगी का आतंक इतना बढ़ चुका था कि ज्यादा धन के लालच में ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज सेना को लूटकर मौत के घाट उतारने लगे। बताते ठग माफिया इतना बेरहम था कि इनके सामने ब्रिटिश सेना भी नौशीखे नजर आती थी। कभी कभी तो ये अंग्रेज सेना से लूटा हुआ माल ही व्यापारी बनकर अंग्रेजों को ही बेच दिया करते थे। आखिर में परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने अपने सेना के लिए एडवाइजरी जारी करी कि मार्च करते समय जंगलों से निकलने के दौरान सावधानी रखें, हमेशा बड़े ग्रुप में निकलें, अपने साथ धन से ज्यादा हथियार रखें, वगैरह वगैरह। सन 1820 आते आते ब्रिटिश सरकार भी समझ चुकी थी कि अब अगर ठगों के पैर नहीं उखाड़े तो सरकार उखड़ते देर नहीं लगेगी। सो मामले की गंभीरता को समझते हुए अंग्रेजों ने ठगों का जड़ से सफाया करने का फैसला लिया और आखिरकार सन 1820 में ही उस वक्त विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे। ठगों को पकड़ने के लिए बेंटिक द्वारा विलियम हेनरी स्लीमन को चुना जाता है। पोस्ट संभालते स्लीमन ने नोटिस किया कि ठग आम पब्लिक में इतने घुल मिल कर रहते हैं कि इनको पहचानना मतलब भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने जैसा मुश्किल है। इसीलिए स्लीमन ने इस काम को पूरा करने के लिए भारत की कई भाषाएं सीखी और इसी के साथ ही ठगी के तौर तरीके और कल्चर के बारे में डीप रिसर्च करना चालू कर दिया। नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे विलियम ठगी के तौर तरीकों और इलाकों से परिचित होते गए। इसीलिए स्लीमन ने अपना हेड ऑफिस दिल्ली से निकलकर जबलपुर में खोला, जिसका एक कारण तो ये भी था कि ज्यादातर वारदात दिल्ली से जबलपुर के रास्तों पर ही हो रही थी और दूसरा कारण ये भी था कि जबलपुर भारत के बीचों बीच पड़ता था। भारत के किसी भी हिस्से में जाने के लिए जबलपुर होके ही जाया जा सकता था। स्लीमन ने संदिग्धों पर निगरानी रखने के लिए अपने जासूस आसपास के गांव, शहर और धर्मशालाओं में भेजे, लेकिन शक के आधार पर इक्की दुक्की गिरफ्तारियों के अलावा ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। मनमाफिक नतीजे नहीं मिलने के कारण गवर्नर बेंटिक ने सन 1828 में एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका हेड ऑफिस भी जबलपुर को बनाया। इसके लिए उस वक्त की सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की टीम को सिलेक्ट किया और हेड बनाया गया सर विलियम हेनरी को और पूरी छूट दी गई ठगों का सफाया करने की। सन 1834 तक आते आते स्लीमन के हाथ एक बड़ी टिप लगती है। ऑपरेशन स्टार्ट किया तो आमिर अली और उसकी गैंग एमपी के सोगोर के पास एक नाले में नहाते हुए पकड़ी गई। स्लीमन के टॉर्चर ने आमिर अली को तोड़कर रख दिया। आखिरकार अपने आप को जिंदा रखने का लास्ट ऑप्शन देखकर आमिर अली ने अपने 736 मर्डर कबूल किए। जहां पर बताया गया वहां पहली खुदाई में 150 आदमियों की लाशें मिली, जिसको देखकर स्लीमन और उनके सिपाहियों के हाथ पैर फूल गए। उसके बाद आमिर अली को यूपी के कासगंज में बंदी बनाकर रखा गया। यहाँ पर इंग्लैंड से आए राइटर फिलिप मेडोज टेलर ने इसके द्वारा बताई हुई आत्मकथा को लिखा, जिसका नाम था द कन्फेशन ऑफ ए ठग। अभी भी हजारों ठग खुले में आतंक मचा रहे थे, लेकिन समस्या ये थी कि ठग ऑन स्पॉट पकड़ में नहीं आ रहे थे और जो
शक के दायरे में पकड़ में आते वो सबूत के अभाव में छूट जाते, क्योंकि ठग कभी भी कोई सबूत और गवाह पीछे नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उस समय तक ठगों के लिए कोई कानून नहीं बना था। स्लीमन ने अपनी ये एक समस्या गवर्नर बेंटिक को बताई। इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेज सरकार सन 1836 में एक एक्ट लेकर गई, जिसमें व्यवस्था की गई कि यदि किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का संबंध ठग या ठगी से पाया जाता है तो उसे फांसी या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। इसके बाद स्लीमन फिर से पूरे जोर शोर से कई कार्यवाही को अंजाम देते हैं, जिसमें 1837 तक कुल 412 ठगों को फांसी दी गई, 87 लोगों को आजीवन कारावास मिला और 1059 लोगों को कोई भी सबूत नहीं होने के कारण उन्हें मलेशिया के पास किसी एक वीरान टापू पर ले जाकर छोड़ दिया गया, ताकि वो दोबारा किसी घटना को अंजाम नहीं दे सके। इतनी बड़ी कार्रवाई से पूरे ठग जगत में हलचल मच चुकी थी। इतने सारे ठग पकड़वाने में सिद्धी या खोजिया जाति के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ था, जो आज भी गुजरात में पाए जाते हैं। पुराने कदमों के निशान, लापता लोगों को ढूंढने और फरार लोगों का सुराग ढूंढने में इनको महारत हासिल थी। पानी में खोज निकालने की कहावत भी इन्हीं लोगों की देन थी। लेकिन अभी तक एक और नामी ठग बहराम खान स्लीमन की पकड़ से कोसों दूर था। स्लीमन बहराम खान को पकड़ने के लिए आमिर अली को सजा कम करवाने के नाम पर कन्वेंस करते हैं। आमिर अली खुद ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। आमिर ने भी जमकर स्लीमन का साथ दिया। स्लीमन भी कहते हैं कि आमिर की वजह से एक समय ऐसा आया कि कोई भी डकैती, चोरी और ठगी की वारदात ऐसी नहीं थी कि जो मेरी जानकारी के बिना होती थी। आखिर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई के दौरान सन 1839 में बहराम खान भी पकड़ा जाता है, जिसने कुल 931 मर्डर कबूल किए, जो कि आज तक के इतिहास में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बहराम खान ने जो भी टिप दी उसके अनुसार छापेमारी में 1400 और ठगों को पकड़ा गया और सन 1840 में ही बहराम खान को जबलपुर में ही फांसी की सजा दे दी गई। इधर स्लीमन भी अपने वादे से मुकरते हुए आमिर अली को भी फांसी की सजा दिलवा देते। सन 1840 तक आते आते कुल 1800 ठगों को गिरफ्तार किया जा चुका था और इस तरह से ठगों का पूरी तरह से सफाया हो चुका था। अभी तक तो अंग्रेज सरकार इनकी संख्या बल को देखकर हैरान थी, लेकिन एक और संख्या थी जो अंग्रेज सरकार को करंट देने के लिए इंतजार कर रही थी। दरअसल अंग्रेज सरकार का अनुमान था कि ठगों द्वारा की गई हत्याओं का आंकड़ा 60 से 70 हजार के आसपास होगा, पर जब पूरी पड़ताल की गई तो ब्रिटिश सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल 300 वर्षों में की गई हत्याओं की संख्या लगभग 20 लाख थी, यानी कि उस वक्त की भारतीय आबादी का कुल 15%, जिनको कब्र से वापस निकालना ब्रिटिश सरकार के लिए असंभव था। खैर जैसा भी हो, स्लीमन अब तक भारत के लोगों के लिए एक हीरो बन चुके थे। बताते एमपी में कटनी के पास एक गांव है स्लीमनाबाद, जिसका नाम वहां के लोगों द्वारा स्लीमन की याद में रखा गया था। इन्हीं स्लीमन के द्वारा लिखी किताब में जिक्र आता है कि भारत के जंगल में एक इंसान के बच्चे को जंगली भेड़िया पाल रहा है। इसी से इंस्पायर होकर रूडयार्ड किपलिंग ने 1984 में द जंगल बुक नाम से किताब लिखी, जिसका हीरो मोगली भी वही है जो आज बच्चों में फेमस है। ठगों से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जिस आईबी का गठन किया था उसको सन 1904 में बदलकर सीआईडी कर दिया गया। सीआईडी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसको सन 1929 में सीबी यानी कि क्राइम ब्रांच और सीआईडी यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दो भागों में कर दिया गया। लेकिन कहानी अभी बाकी है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस बार ठगों का भी दूसरा पहलू निकल के आता है। एक ऐसा पहलू जिसको इतिहासकारों ने बहुत ही कम जगह दी। सन 1857 में विद्रोह के दौरान ठगों का एक बार फिर से जन्म होता है और इस बार वो और भी ज्यादा हिंसक बन के उभरते हैं। लेकिन इस बार वो भारतवासियों के लिए हीरो और अंग्रेजों के लिए काल बनकर आते हैं। अब की बार वो धन लूटने नहीं बल्कि अंग्रेजों से आजादी लूटने आए थे। इन्होंने आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को ऐसा साथ दिया कि ठग शब्द की परिभाषा ही बदल कर रख दी और इतिहास रच दिया। लेकिन वो कैसे? अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, जय भारत।